बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो ये जो पॉलिसी 2020 में लॉन्च हुई है, उस पॉलिसी के बाद इस पॉलिसी के लॉन्च होने के बाद एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए, हम लोग इस चीज़ को अच्छे से इसमें समझेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक जो एजुकेशन पॉलिसी हम फॉलो करते आए हैं वो लॉन्च हुई 1986 में, फिर देन उसको 1992 में इसमें थोड़े चेंजेस हुए थे और अब 2020 में ये पॉलिसी आई है। इस पॉलिसी के आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो पॉलिसी है, अभी तक जो हम पॉलिसी फॉलो करते आ रहे हैं उसको 10+2 बोलते थे। अब ये जो पॉलिसी इसको 5+3+3+4 बोलेंगे। अब ये 5+3+3+4 है क्या, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो 5 मतलब फाउंडेशनल स्टेज, 3 मतलब प्रिपरेटरी स्टेज, 3 मतलब मिडिल स्टेज एंड 4 मतलब सेकेंडरी स्टेज और लास्ट में है हायर एजुकेशन। तो 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम फॉलोड बाई हायर एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद एक एक इसके बारे में जानेंगे। फाउंडेशनल स्टेज के बारे में जानेंगे, फिर प्रिपरेटरी, फिर मिडिल, फिर सेकेंडरी, फिर हायर, सब के बारे में लाइन से हम देखते हैं कि सब एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें दी हुई। तो सबसे फाउंडेशन सब स्टेज में क्या क्या चेंजेस दी हुई है ये देखते हैं। तो फाउंडेशन स्टेज में क्या है, फाउंडेशन स्टेज जो है 3 से 8 ईयर्स के बच्चों का है, मतलब इसका एज ग्रुप क्या है, 3 से 8 ईयर्स तक का। अब देखिए, जो फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 ईयर का है, इसका ग्रेड क्या है, ये प्राइमरी से सेकंड क्लास तक का इसमें रहेगा। क्लास क्या है, प्राइमरी से सेकंड क्लास तक का। इसको भी 2 फेज में डिवाइड किया गया है। एक तो फेज फर्स्ट है, फेज फर्स्ट जो है 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूल, मतलब फेज फर्स्ट जो है 3 साल के लिए है और ये आंगनवाड़ी प्री स्कूल का है। फेज सेकेंड में 2 ईयर्स के लिए है और प्राइमरी स्कूल का है इसमें, और फर्स्ट से लेकर सेकेंड ग्रेड तक का है ये। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो फाउंडेशन स्टेज है, इसके बारे में हम और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि इसमें और आएगा क्या क्या। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है एजुकेशन ऑन द प्ले सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे होंगे उनको प्ले सिस्टम के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, मतलब कि प्ले के जरिए से प्ले ग्रुप बना के उनको पढ़ाया जाएगा। बुक नॉलेज पर ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आ जाता है प्रिपरेटरी क्लास बाल वाटिका। तो बाल वाटिका मतलब कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे ट्रेन किया जाए, वो होगा। इसमें टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को हैंडल करने के लिए। और ये जो ट्रेनिंग है, इसको ये जो टीचर्स होंगे जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी वो ECCF क्वालिफाइड टीचर्स होंगे। और मदर टंग और रीजनल टंग पे लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, मतलब बच्चों को पढ़ाया क्या जाएगा, उनको बच्चों को मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में ही सब सिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे है प्रिपरेटरी स्टेज और एज ग्रुप इसका है 8 से 11 ईयर का। इसका एज ग्रुप क्या है, मतलब 8 से 11 ईयर के बच्चे इसमें आएंगे। इसका ग्रेड क्या है, इसका ग्रेड है 3 से 5 ईयर्स, मतलब कि 3 से 5 क्लास तक का ये होगा। इसमें देखिए किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। पहला यहाँ देख लीजिए, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल नेशनल मिशन। तो राइटिंग और रीडिंग स्किल पर तवज्जो दी जाएगी, और राइटिंग के ऊपर तवज्जो दी जाएगी, रीडिंग स्किल पर तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ साथ बेसिक लिटरेसी न्यूमेरेसी पर भी ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अक्रॉस द साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कराई जाएगी, 3 से लेकर 5 क्लास तक सिखाई जाएगी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये साइंस की भी हो सकती है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मैथमेटिक्स की भी हो सकती है, आर्ट की भी हो सकती है, सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज की भी हो सकती है। मतलब कि बच्चों को ऑब्जर्वेशन कराया जाएगा डायरेक्ट, बच्चे उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट के तरीके से उसको सीख सकेंगे। तो बच्चे का अगर जिस भी चीज़ में बच्चे का अपना इंटरेस्ट हो, बच्चे उसको समझ सकते हैं और उसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है मिडिल स्टेज, जिसमें एज ग्रुप क्या है 11 से 14 ईयर्स का। तो मिडिल स्टेज में 11 से 14 ईयर्स तक के बच्चे आएंगे। इसका ग्रेड क्या है 6 से 8, मतलब 6 से 8 क्लास तक का इसका ये ग्रेड है। अब इसके बारे में हम और देखते हैं। अब देखिए इसमें आता क्या क्या है। इसमें देखिए लिखा हुआ सबसे पहले टू डेवलप स्किल, मतलब स्किल को डेवलपमेंट के लिए ये होगा। इसमें इसलिए डेवलप की जाएगी। वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स मतलब कि एक तरीके की ये एक्स्ट्रा लर्निंग स्किल्स होती है। बच्चों को 6 से लेकर 8 क्लास तक
इंटर्नशिप बच्चे क्या है 6 से लेकर 8 क्लास तक इंटर्नशिप कर सकते हैं, और जो भी उनको फील्ड पसंद है, जैसे कि उनको कारपेंटर्स वाला फील्ड पसंद है या लॉन्ड्री वाला एक्सेट्रा, जो भी उनको फील्ड पसंद है उस फील्ड के हिसाब से वो वोकेशनल कोर्स अपना चुन सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। एजुकेशन और गिफ्टेड चिल्ड्रन, मतलब जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होगा उनके लिए अलग से एजुकेशन सिस्टम होगा, अलग से एजुकेशन होगा, और जिसमें स्किलफुल बच्चे होंगे, जो बच्चे मतलब उनकी स्किल्स अच्छी होगी, उनके लिए अलग से प्लान लाए जाएंगे। कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स, इसमें कोडिंग भी 6 से 8 क्लास तक कोडिंग भी सिखाई जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्टेज आता है जिसमें 14 से लेकर 18 ईयर्स तक का ये एज ग्रुप इसका दिया हुआ है, सेकेंडरी स्टेज। देखिए 9 से लेकर 12 क्लास तक भी है। फर्स्ट फेज में 9 से 10 के बच्चे, मतलब इसको 2 फेज से बांटा गया, और सेकेंड फेज में 11 से 12 तक का ये होगा इनका क्लास। तो इसके अंदर क्या क्या आता है हम उसको अच्छे से समझते हैं। पहला दिया है ऑप्शन टू एग्जिट एट ग्रेड 10 एंड री इंटर्स, ऑप्शन टू एग्जिट एट ग्रेड 10 एंड री इंटर्स एट ए लेटर स्टेज इन ग्रेड 11। मतलब कि मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं 10th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल है या हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है, छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद वो सब फिर से अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो फिर से वो 11th में 12th में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब कि बच्चों को सब्जेक्ट चॉइस करने की पूरी छूट दी जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मतलब कि मान लीजिए आपका मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट जो आपके इंटरेस्ट का है आप उसमें ले सकते हैं। वो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, या सिंगिंग है, कोई और भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो सकता है। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसको मेजर कहेंगे, और जो आप इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे सब्जेक्ट उसको माइनर कहेंगे, और जो इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट लेंगे उसको माइनर कहेंगे, और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके बाद जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम जो एनुअल, सेमेस्टर और मॉड्यूलर तीनों में होगा। अभी एनुअल होगा, सेमेस्टर या मॉड्यूलर तीनों हिसाब से एग्जाम हो सकता है, लेकिन ये अभी डिपेंड्स करता है सब्जेक्ट हिसाब से, सब्जेक्ट हिसाब से ये इसका डिपेंड करता है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न में बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं या आपको पूरा लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी हो सकता है। इसके बाद देखिए लास्ट में यह 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सेल्फ इवैल्यूएशन, अदर स्टूडेंट, क्लास टीचर। मतलब कि एक बच्चा है वो अपना इवैल्यूएशन खुद से कर सकता है। सेल्फ इवैल्यूएशन में कोई बच्चा अपनी इवैल्यूएशन खुद से कर सकता है कि उसको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, या वो कितना अच्छा है, और या उसका एग्जाम कितना अच्छा, मतलब खुद को खुद से इवैल्यूएट कर सकता है अपनी स्किल्स को। इसके बाद जो अदर स्टूडेंट है वो भी उस बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में क्लास टीचर भी उस बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके बाद हायर एजुकेशन 12 एंड 1, मतलब कि 12 के बाद का ये पढ़ाई है। इसमें देखिए हायर एजुकेशन 12 और व्हाट्सएप में हम देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले लिखा है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट एकेडमिक बैंक टू स्टोर क्रेडिट्स। मान लीजिए, इसको समझते हैं, मान लीजिए आपने कहीं से पढ़ाई किया, आप फेल हो गए या आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो आपको क्या होता है, डिग्री नहीं मिलती ना। आप एग्जाम नहीं दे पाए या फेल हो गए, आपको डिग्री नहीं मिलती है, बट आपने जो भी पढ़ा है वो आपका एकेडमिक बैंक में स्टोर हो जाता है, वो आपका क्रेडिट जो है एकेडमिक बैंक में स्टोर होता है। मतलब कि अब तक ऐसा ही हुआ है कि कोई बच्चा अगर बीएससी कर रहा है, उसने 1 साल बीएससी किया, फिर उसने बीएससी छोड़ दी, तो उसका डिग्री नहीं मिलती है, उसका बीएससी कंप्लीट नहीं माना जाता, उसको डिग्री नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता उसको। फिर इसके बाद कोई बच्चे होते हैं एग्जाम में फेल भी हो जाते हैं तो भी उनको डिग्री नहीं मिलती है ना। तो इसमें यह है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने पढ़ाई किया, 1 साल एग्जाम दिया उसने, फिर एग्जाम वो छोड़ दिया, फिर सेकेंड ईयर में उसने एग्जाम नहीं दिया, फिर उसने एग्जाम नहीं दिया, तो जो 1 साल उसने एग्जाम दिया है ना, उसकी जो मेहनत है वो एकेडमिक बैंक में स्टोर हो जाएगी। आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं या कभी भी यूज कर सकते हैं। अब इस जो हमारे एकेडमिक बैंक में हमारा जो क्रेडिट, हमारी मेहनत स्टोर हुई है, अब उसका ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर, जो आपकी मेहनत स्टोर हुई इसको हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर में ये है कि मान लीजिए आपने बीएससी किया, 1 साल आपने बीएससी किया ना, 1 साल आपने बीएससी किया, तो 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, सर्टिफिकेट फॉर 1 ईयर। 1 साल आपने बीएससी किया तो आपको 1 साल के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब वह 1 साल के बाद पढ़ाई जाया नहीं जाएगी।
डिप्लोमा फॉर 2 ईयर, अगर 2 साल बीएससी किया समझ लीजिए तो आपको 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने पूरा बीएससी कंप्लीट किया तो आपको डिग्री मिल जाएगी, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये है इसमें, तो इसमें बहुत फायदा है इसमें। इस बार देखिए लास्ट में है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में ये है कि अगर आपको जॉब करनी है तो 3 साल की ग्रेजुएशन करिए, अगर आपको रिसर्च करनी है तो आप 4 ईयर का ग्रेजुएशन करिए, ये ऑप्शन है। और फॉलोइंग 1 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें 1 साल 4 ईयर का ग्रेजुएशन ये होगा कि 1 साल उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का ऐड किया जाएगा। एमफिल कोर्स हैज बीन डिसकंटिन्यूड, मतलब एमफिल कोर्स को हटा दिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज, हायर एजुकेशन टू ऑनवर्ड्स। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले लिखा है मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम, नो स्पेसिफिक स्ट्रीम, एनी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं होगी और कोई भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री है, समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए, तो आपको कोई एक सब्जेक्ट पसंद है, जैसे आपको सिंगिंग पसंद है या आपको कोई और सब्जेक्ट पसंद है, तो आप उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। See, one regulator for higher education, central state deemed at one platform. तो वन regulator for higher education का मतलब ये है कि सब यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल होता था जो यूजीसी के थ्रू कंट्रोल किया जाता। अब तक तो ऐसे ही हुआ है कि सारी यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल है जिसको यूजीसी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है ना। अब ऐसा है कि वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डीम्ड हो, उनका सबका प्लेटफॉर्म एक ही हो जाएगा। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब रहेंगे। फी कैप, फी कैप का मतलब ये होता है पूरे इंडिया में एक ही फी स्ट्रक्चर होगा। एनटीए टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अब एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑफर करेगी, एंट्रेंस टेस्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट फंडिंग, तो रिसर्च प्रोजेक्ट फंडिंग इसमें साइंस, आर्ट और विजुअल लैब्स। तो नेशनल रिसर्च फंड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसमें जो रिसर्च की फंडिंग को देखेगा। तो नेशनल रिसर्च फंड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो रिसर्च की फंडिंग को देखेगा, और इसके साथ साथ विजुअल लैब्स बनाने का भी प्लान किया जा रहा है। तो ये मेरी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।